स्वागत है आप सभी को मेरे इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम विज्ञान भाग 3 कक्षा 8 का अध्याय 6 घर्षण के कारण को देखने वाले हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने बल से जोर आजमाइश को देख लिए हैं, अब इस पर जा रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं अध्याय पर। तो ये रहा हमारा अध्याय घर्षण के कारण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं केस ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो देखिए वैसे तो मैंने आपको घर्षण का परिभाषा लिखा दिया पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में भी आप लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए घर्षण बल का परिभाषा है कि दो सतहों के गति के विपरीत दिशा में लगने वाला बल क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, अब इस वाले वीडियो में हम घर्षण के कारण को समझने वाले हैं, जो यानी कि घर्षण क्यों आता है, इसका क्या कारण है। ठीक है, तो चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, उदाहरण से तो मान लीजिए आपके पास एक गेंद है। ठीक है, और उस गेंद को आपने क्या किया कि धक्का दिया है ना, गेंद को मारा। ठीक है, कुछ देर पर वो यानी कुछ देर तक वो गेंद क्या करेगा? गति करेगा। ठीक है, और कुछ समय तक गति करने के बाद क्या होगा? वो गेंद एक स्थान पर रुक जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि घर्षण यानी कि जब गेंद गति कर रही होती है तो उसके नीचे घर्षण लगता है। ठीक है, और जब घर्षण लगता है तो गेंद की गति स्लो हो जाती है। ठीक है, यानी धीरे हो जाती है। ठीक है, और एक और है साइकिल का उदाहरण। साइकिल के भी उदाहरण से आप समझ सकते हैं। ठीक है, जब आप साइकिल चलाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? कुछ समय तक वो चलता है ना, और जब आप पैडल मारते हो तो कुछ दूर तक वो चलते चलते क्या होता है? एक स्थान पर रुक जाता है। वैसे अगर हम गेंद का भी उदाहरण ले तो जब हम गेंद को एक समय तक क्या करते हैं? सरकाते गति में करते हैं, तो एक समय तक वो गति में आकर क्या करती है? थोड़ी देर रुक जाती है। ये किसके कारण हुआ? घर्षण के कारण। देखिए अध्याय में जाने से पहले कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। ठीक है, क्या सभी पृष्ठों एवं सतहों पर समान घर्षण का बल लगता है? क्या यह पृष्ठों के चिकने पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर है हाँ, सभी पृष्ठ एवं सतहों पर समान घर्षण नहीं लगता है। सभी पृष्ठों के सतहों पर समान घर्षण नहीं लगता है। मान लीजिए कि आप क्या करिए, आप गेंद को चिकनी सतह पर लुढ़काएंगे तो क्या होगा कि वो गेंद गति थोड़ा ज़्यादा देर तक करेगी। वहीं खुरदुरी वाले स्थान पर जब आप गेंद को लुढ़काएंगे तो वो थोड़ा कम दूरी तय करेगी, क्योंकि उसके पृष्ठ पर क्या करता है? चिकने पर निर्भर करता है कि वह कितना चिकना है। अगर पृष्ठ चिकना रहेगी तो वो थोड़ा ज़्यादा गति करेगी, है ना, और वही खुरदुरा रहेगी तो वो कम दूरी तय करेगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए आप कैरम ये कमानीदार तोला के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये एक युक्ति है। ठीक है, ये इससे क्या होता है कि किसी भी वस्तु का वजन नापते हैं। जब इसे क्या कहते हैं? ये नोक्सिया है ना, इस नोक्सी पर किसी वस्तु को फंसा लिया जाता है और जब इसे उठाया जाता है तो यहाँ पर रीडिंग दिखा देता है और वही उस वस्तु का वजन हो जाता है। ठीक है, देखिए कमानीदार तुला में लिखेंगे आप कि कमानीदार तुला यह एक युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो देखिए इस चित्र में इस कमानीदार तुला का प्रयोग बताया गया है। इसके अंदर क्या करता है? वस्तु को खींचा जाता है और यहाँ पर रीडिंग दिखा देता है, जैसे यहाँ पर रीडिंग दिखा रहा है। ठीक है, और यही रीडिंग इस वस्तु का क्या हो जाता है? भार हो जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए घर्षण के प्रकार भी होते हैं। ठीक है, यानी जिसे इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, घर्षण देखिए दो प्रकार का होता है, एक स्थैतिक घर्षण और एक सर्पी घर्षण। स्थैतिक घर्षण को क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्टिक फ्रिक्शन। ठीक है, और सर्पी घर्षण को स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं इंग्लिश में। यानी कि अब देखिए स्थैतिक घर्षण का हम उदाहरण समझते हैं। ठीक है, देखिए जब आप साइकिल को चलाते हैं, ठीक है, तो शुरू में आपको साइकिल में क्या करना पड़ता है कि तेज यानी कि ज़्यादा बल लगाना पड़ता है उसके अंदर, तो ज़्यादा बल लगाते हैं। ठीक है, और जब कुछ समय के बाद क्या होता है? जब वो साइकिल गति में आ जाता है तो हमें साधारण बल लगाना पड़ता है। जब हम शुरू में जो बल लगाते हैं वो किसका उदाहरण है? वो है हमारा स्थैतिक घर्षण का। और जब हमारा साइकिल गति कर रहा होता है तो उसमें कौन सा उदाहरण है? वो किसका उदाहरण है? तो वो है सर्पी घर्षण, है स्लाइडिंग फ्रिक्शन का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले हम स्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण के उदाहरण यानी कि परिभाषा देख लेते हैं। तो स्थैतिक घर्षण का परिभाषा आप लिखेंगे कि किसी स्थिर वस्तु को गति में लाने के लिए सतह द्वारा विपरीत दिशा में जिस घर्षण बल का प्रयोग होता है उसे स्थैतिक घर्षण कहते हैं। ठीक है, और वहीं सर्पी घर्षण का आप लिखेंगे कि जब वस्तु किसी सतह पर गति शुरू कर देती है तो उस समय दोनों सतहों के बीच लगने वाला घर्षण सर्पी घर्षण कहलाता है। ठीक है, और एक नोट और लिखेंगे कि आप सर्पी घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए घर्षण इसके अंदर दिया गया है, घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य। तो देखिए घर्षण हमारे लिए हानिकारक है परंतु अनिवार्य है। देखिए घर्षण के कारण हमारी क्या होती है? वस्तु घिस जाती है। हम जो कपड़ा पहनते हैं वो घर्षण के कारण क्या होता है? घिसकर खराब हो जाते हैं। और हमारे जूते चप्पल भी क्या होता है कि घर्षण के कारण घिस जाते हैं। जिस रास्ते पर हम पैदल जाते हैं, आगमन करते हैं, वो रास्ता भी क्या होता है? जब ज़्यादा लोग चलते हैं तो उसमें क्या होता है? घर्षण के वजह से गड्ढे उड्ढे हो जाते हैं और घर्षण के कारण चाकू भी घिस जाता है, हाँ, है ना, और जिससे सब्जियाँ उब्जियाँ काटने में हमें प्रॉब्लम होती है, कठिनाई होती है। साइकिल का जो बॉल बेयरिंग होता है वो भी घर्षण के कारण घिसकर खराब हो जाते हैं और मशीनें भी घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय करता है, यानी कि गर्म होकर खराब हो जाता है ना। और आगे चलते हैं। अब देखिए घर्षण का यानी कि हानिकारक आपने जान लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिए घर्षण खतरनाक है, हमारे लिए घर्षण लाभदायक भी है। ठीक है, अब जैसे कि अगर घर्षण नहीं होगा तो हम नहीं चल पाएंगे। ठीक है, इसलिए हमारे लिए घर्षण होना भी आवश्यक है ना। हम घर्षण के बिना चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। और सड़क पर जो बहुत सारी गाड़ियाँ भी चलती है वो घर्षण के कारण चल पाती है ना। वाहनों के दिशा परिवर्तन में घर्षण भी सहायक होते हैं, है ना। और श्याम पट पर कागजों का लिखना श्याम पट एवं चौक के बीच या कागज एवं कलम के नींव के बीच घर्षण के कारण ही लिखना संभव हो पाता है। ठीक है, हम लिख भी पाते हैं तो घर्षण के ही बदौलत, घर्षण के कारण हम दीवारों पर कील ठोक पाते हैं, है ना। इस प्रकार हम देखते हैं कि घर्षण हमारे लिए अत्यंत आवश्यक भी है। ठीक है, घर्षण जहाँ हानिकारक है वहीं अत्यंत हमारे लिए क्या है? लाभदायक भी है। ठीक है, लाभकारी भी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
अब देखिए घर्षण बढ़ाना या घटाना, हम घर्षण को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम उदाहरण से समझते हैं कि यहाँ ये लड़की क्या कर रही है कि चूड़ी पहन रही है, ठीक है, और इसके हाथ में ये चूड़ी नहीं आ रही है, तो ये क्या कर ली, थोड़ा सा तेल लगा ली, ठीक है, और तेल लगाने के बाद जब ये चूड़ी पहनी तो इसके हाथ में आसानी से चला गया। इससे क्या हुआ कि तेल ने क्या किया, घर्षण को कम कर दिया, है ना। वहीं एक और उदाहरण हम समझ लेते हैं, जैसे आपके घरों में ताला होगा, ठीक है, और ताला क्या करता है, जब हम बहुत ही लंबे समय तक ताले का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो क्या होता है, जाम हो जाता है, और हम उसे तेल लगाकर क्या करते हैं कि उस जाम हुए ताले को फ्री कर देते हैं, है ना। और एक और उदाहरण है कि जब हम साइकिल में तेल लगा देते हैं तो हमारा साइकिल क्या होता है, हल्का फ्री हो जाता है, एकदम स्मूथ चलने लगता है, स्पीड चलने लगता है ना। अब आगे चलते हैं। अब देखिए हम तरल घर्षण को कहते हैं, ठीक है, तरल घर्षण को जानते हैं, ठीक है। अब तरल किसे कहते हैं, तो वायु एवं द्रव को तरल कहा जाता है, ठीक है। देखिए सिर्फ ठोस पदार्थों के ही द्वारा पृष्ठ के बीच घर्षण नहीं लगता है, ठीक है, तरल पदार्थों के सतह पर भी घर्षण लगते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि तरल पदार्थों में गति करने वाला पदार्थों का पृष्ठ क्या है, पर तरल पदार्थ द्वारा घर्षण बल आरोपित किया जाता है ना। देखिए तरल घर्षण भी लगता है ना, हम तरल पर अगर घर्षण नहीं लगेगा तो हम यानी कि पानी में तैर नहीं सकते हैं, है ना, ठीक है। और तरल में लगे हुए घर्षण को क्या कहते हैं, कर्षण बल, और कर्षण बल को फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। देखिए कर्षण बल का आप परिभाषा लिखेंगे कि तरल पदार्थों के अंदर गति करने वाले किसी वस्तु की सतह पर गति के विपरीत दिशा में लगने वाला बल क्या कहलाता है, कर्षण बल, ठीक है। अब हम नोट्स को देख लेते हैं क्योंकि हमने सारे अध्याय को लगभग खत्म ही कर लिया है, ठीक है। तो देखिए घर्षण संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच अपेक्ष गति का विरोध करता है, ये दोनों पृष्ठों पर कार्य करता है। घर्षण संपर्क के दो पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। दिए गए पृष्ठों के युग्म के लिए घर्षण इन पृष्ठों के चिकनेपन की अवस्था पर निर्भर करता है। घर्षण इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों पृष्ठ एक दूसरे के कितना बलपूर्वक दब रहे हैं, ठीक है। अब स्थैतिक घर्षण तब कार्य करना आरंभ करता है जब हम किसी वस्तु को उसकी विराम की स्थिति से गति में लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और गति करती एक वस्तु की सतह दूसरी वस्तु की सतह के बीच सर्पी घर्षण कार्य करता है। देखिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, ठीक है। और घर्षण हमारे लिए लाभदायक और तथा हानिकारक दोनों है, ठीक है। घर्षण के मान को घटाया बढ़ाया जा सकता है। स्नेहक बॉल बेरिंग आदि के प्रयोग से घर्षण को कम किया जाता है, ठीक है। देखिए स्नेहक मीन्स तेल होता है, ठीक है, हम तेल लगा के घर्षण को कम करते हैं, ठीक है। टायर में देखिए टायर को अगर हम यूं ही चलाएंगे तो क्या होगा, वो जैसे कि अगर हम बॉल बेरिंग नहीं देंगे, यानी समझ लीजिए कि हमारे पास टायर है, ठीक है, और टायर को हम बिना बेरिंग यानी यहाँ पे बेरिंग होता है, अगर बिना लगाए करेंगे तो क्या होगा कि यह धीरे चलेगी, ठीक है। और जब हम इसके अंदर बेरिंग लगा देंगे, छोटा छोटा गुल्ली जैसा होता है, ठीक है, गोल गोल पत्थर सा होता है, अगर हम बेरिंग लगा देते हैं तो क्या करता है, उसके ऊपर नच के और घर्षण को बहुत ही ज़्यादा कम कर देता है, जिससे गाड़ी स्पीड चलती है, ठीक है। सारे गाड़ी में यह बॉल बेरिंग लगा होता है, ये आपको जरूरी यानी पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए तरल पदार्थ में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति को विशेष रूप प्रदान किया जाता है, घर्षण मान को कम किया जाता है, घर्षण मान को कम किया जाता है, ठीक है। तरल पदार्थों में क्या होता है कि उसको एक अच्छा डिजाइन दिया जाता है जिससे क्या हो कि घर्षण कम लगे, है ना। तरल या वायुयान में आप देखेंगे कि आगे वाला छोर क्या होता है, नुकीला होता है, ताकि आसानी से यानी कि घर्षण कम लगे और ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। और देखिए जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर लोटन करती है तो लोटनिक घर्षण कार्य करना आरंभ कर देता है, ठीक है। क्या कौन सा घर्षण, लोटनिक घर्षण, ठीक है। और लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण की अपेक्षा कम होती है। विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को एक ही नाम दिया गया है, ठीक है, जैसे क्या कहते हैं, तरल, ठीक है। अब हमने इस सभी को देख लिया है, अब हमको क्वेश्चन आंसर देखना है, ठीक है। तो देखिए कौन सा बल गतिशील गेंद की गति को क्या करता है, मंद करता है, तो इसका उत्तर है घर्षण बल, ठीक है। अब आगे चलते हैं, घर्षण बल क्या है, तो इसका हमने परिभाषा आपको लिखा दिया है कि दो सतहों के गति के विपरीत दिशा में लगने वाला बल क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि स्थैतिक घर्षण तथा सर्पी घर्षण में अंतर बताइए, तो ये भी आपको लिखा दिया है, ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर है किसी स्थिर वस्तु को गति में लाने के लिए सतह द्वारा विपरीत दिशा में जिस घर्षण बल का प्रयोग होता है उसे स्थैतिक घर्षण कहते हैं। और वहीं जब वस्तु किसी सतह पर गति करना शुरू कर देती है तो उस समय दोनों पृष्ठों के बीच जो बल कार्य करता है उसे सर्पी घर्षण कहते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि जब गेंद को समान वेग में फेंकते हैं तो गेंद क्यों पक्की समतल सतह पर लंबी दूरी तय करती है, तो इसका उत्तर है क्योंकि पक्की समतल सतह पर कम घर्षण बल कार्य करता है, यानी कम घर्षण बल लगता है, जिसके कारण गेंद लंबी दूरी तय करती है। दूसरा का क्वेश्चन है कि कच्ची सड़क पर लंबी दूरी तय क्यों करती है, तो देखिए क्योंकि कच्ची सड़क पर अधिक घर्षण बल लगते हैं, इसलिए ये क्या करती है, कम दूरी तय करती है। और वहीं कंकड़ी सड़क पर बहुत कम दूरी तय करती है, तो क्योंकि कच्ची सड़क पर यानी कंकड़ी वाली सड़क पर बहुत अधिक घर्षण लगता है, यहाँ पे कंकड़ी होगा, ठीक है, कंकड़ी सड़क पर बहुत अधिक घर्षण लगता है, जिसके कारण वो क्या करती है कि बहुत कम दूरी तय करती है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो कौन सी वस्तु घर्षण प्रदर्शित करेगी, तो देखिए इसके अंदर हमारा निचली वस्तु की सतह घर्षण करेगी, है ना, निचली वस्तु की सतह करेगी ना, दोनों की थोड़ी करेगी, ऊपर और निचली थोड़ी करेगी, सिर्फ निचली वाली करती है ना, ठीक है। अब देखिए नीचे है क्वेश्चन कि खिलाड़ी द्वारा जूते में कांटे का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो इसका उत्तर है कि खिलाड़ी काफी तेज दौड़ते एवं खेलने में व्यस्त रहते हैं, ठीक है। इस बीच खेलते समय खिलाड़ी ना फिसले इसलिए खिलाड़ी में यानी कि खिलाड़ी के जूते में कांटे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगला है कि घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है क्यों, तो इसका उत्तर है
घर्षण ऊर्जा का व्यय करते हैं। घर्षण के कारण ही वस्तु आसानी से घिस जाती है। वहीं घर्षण के बिना हम चल नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाएंगे, है ना, तथा अन्य कार्य नहीं कर सकते, इसलिए यह हमारे लिए अनिवार्य है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। धारा रेखीय आकृति से क्या समझते हैं? हवाई जहाज की आकृति या नाव जहाज को विशेषकर आकृति क्यों प्रदान की जाती है? तो इसका उत्तर है ऐसी आकृति जो हवा या पानी में चलाने में घर्षण कम लगाए, धारा रेखीय आकृति कहलाती है। हवाई जहाज या नाव में कम घर्षण लगे, इसलिए इसे विशेषकर आकृति प्रदान की जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है कि खाली स्थान को भरिए। घर्षण वह बल है जो गति का विरोध करता है, विरोध। ठीक है, इधर क्या होगा? विरोध होगा। ठीक है, ठीक है, अब आगे चलते हैं। चिकनी सतह की अपेक्षा रुखड़ी सतह क्या करती है? अधिक घर्षण उत्पन्न करती है। ठीक है, अब कैरम बोर्ड पर पाउडर का प्रयोग घर्षण कम करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, प्रयोग से क्या होता है? घर्षण कम हो जाता है। ठीक है, और तरल घर्षण को कर्षण कहते हैं, कर्षण। ठीक है, और हवाई जहाज की आकृति धारा रेखीय आकृति होती है, जिससे क्या होता है? हवा के कारण घर्षण कम हो जाए। ठीक है, अब देखिए नीचे दिए गए कथन असत्य है या सत्य, इसके लिए लिखना है। ठीक है, तो देखिए जब किसी गेंद को किक करते हैं तो वह सदा के लिए लुढ़कती है, नहीं वो रुक जाती है, इसलिए गलत है। ठीक है, इसमें असत्य लिखेंगे। ठीक है, घर्षण के कारण ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। हाँ, जब आप क्या करेंगे कि हाथ को जब रगड़ेंगे तो क्या होगा कि घर्षण क्या करेगी? ऊष्मा उत्पन्न करेगी। ठीक है, यानी कि हाथ गर्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है, तो इसका उत्तर है नहीं। ठीक है, स्नेहक के प्रयोग से घर्षण का मान क्या होता है? स्नेहक के प्रयोग से घर्षण का मान घट जाता है। ठीक है, अब देखिए आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ ज्ञान मिला होगा, बहुत कुछ ज्ञान मिला होगा, और हमने इस वीडियो को यानी कि इस अध्याय को पूरा देख लिया है, और अगले के अध्याय में हम मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, और ऐसे अध्याय को हमने समाप्त कर लिया है और अगले वाले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, और आप अपनी तैयारी अच्छे से करें। ठीक है, अगर इस वीडियो में कोई भी गलती हुई होगी तो इसमें हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, तब तक के लिए बाय बाय।